नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा मजेदार है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पहला अध्याय संसाधन और विकास। क्यों बोला मजेदार? क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इस अध्याय से जो है बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलता है। और हाँ, कहते हैं ना ज्योग्राफी बोरिंग सब्जेक्ट है। आ जाओ, आज आप इस वीडियो को देखो, पूरा देख के जाना, बिल्कुल अच्छी तरह से 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आप लोग को समझ में आएगा 100%। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर बोले हैं पीडीएफ थंबनेल पे लिखे हैं पीडीएफ लेना है, तो बिल्कुल आप लोग को पीडीएफ भी दिया जाएगा, लेकिन वीडियो आप पहले देखिए। वीडियो देखिएगा तभी आप लोग को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज की जो अध्याय है संसाधन और विकास, इसको हम लोग बिल्कुल एकदम बच्चे की तरह आप लोग को समझा देंगे। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना पिक्चर वगैरह हर चीज आप लोग को इस पीडीएफ में देखने को मिल रहा है, क्योंकि समझाने में मुझे ज्यादा आसानी होता है पिक्चर दिखा के। बच्चे हैं आप तो बच्चे की तरह समझाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को समझाते हैं संसाधन। तो संसाधन किसे कहते हैं मेरे भाई? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करने की पूरा जो हमारी जरूरत है उसे पूरा करने के लिए प्रयोग की जा सकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। नहीं समझे? जो हमारी, जैसे मान लिया जाए गाड़ी में हम लोग पेट्रोल डालते हैं ना, क्यों डालते हैं? ताकि हम एक जगह से दूसरे जगह जा सके, हमारी जरूरत पूरा हो रही है। यहाँ पे कोयला है, कोयला क्यों है फैक्ट्री में? क्योंकि फैक्ट्री में कोयला का उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तो बहुत सारे जगह अलग अलग ढंगों से उपयोग किया जाता है। यहाँ आप देख रहे भट्ठा लगा हुआ है, इसमें कोयला दिया जाता है जिससे आग लगाई जाती है। तो बहुत सारे चिमनी होते हैं, ईट चिमनी, ईट वाला चिमनी। ठीक है, उसमें क्या कहता है कोयला देके ईट को पकाया जाता है। ईट पकाया जाता है क्योंकि ईट से हमारी घर, बिल्डिंग हर चीज बनती है। और दूसरा जो काम बता देता हूं आप लोग को, ईट का कोयला का जो पहले काम क्या होता था, वाष्प इंजन चलता था, कोयला जला के ट्रेन चलाते थे। और तीसरा आप लोग समझ लीजिए, कोयला से ही क्या होता है, कोयला का तापमान से धातु को क्या किया जाता है, गर्म करके पिघलाया जाता है, उसका आकार दिया जाता है। जैसे हो गया आपका लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, सभी चीजें में कोयला का उपयोग होता है। बिल्कुल, संसाधन किसको कहेंगे? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। और हाँ, एक बात और याद रखिए, संसाधन उसी चीज को कहेंगे जिसे हम अपने टेक्नोलॉजी से निकाल सकें, तभी उसको कहेंगे। अब ये कोयला हम लोग निकाले जमीन के अंदर से, भूमि के अंदर से निकाले, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, तकनीक थी इसे निकालने की। पेट्रोल निकाले, इसके निकालने की तकनीक थी हमारे पास, इसलिए हम इनको संसाधन कहते हैं। अगर नहीं है, तकनीक नहीं है, तो उसे हम संसाधन नहीं कहेंगे। ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बस आप लोग को अब क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं और वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते। यार लाइक कर देना। ठीक है, आगे लेके चलते हैं आप लोग को, आगे आप लोग को लेके चलते हैं। अगला है संसाधनों का प्रकार। आप लोग समझिए, उत्पत्ति के आधार पर, मतलब उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति कहां से आ रहा है उसके आधार पे संसाधन का प्रकार कहां से आ रहा है, उत्पत्ति के आधार पर ये बताना। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार का, पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। बिल्कुल अच्छी तरह समझना, जो जैव संसाधन है इसकी प्राप्ति जीवों से होती है। क्लियर हो गया? वनस्पति, पशु, इसमें कौन कौन आते हैं? वनस्पति और पशु। अब यहाँ पे मैंने आप लोग को एग्जाम्पल समझाने के लिए लिखा भेड़, और भेड़ का ये पिक्चर है। और देख रहे भेड़ का जो है बाल बड़ा बड़ा होता है, और उस बाल को काट कर क्या बनाया जाता है? ऊन बनाया जाता है। ऊन क्यों बनाया जाता है भैया? हम लोग को ठंडी के मौसम में जो है क्या कहते हैं, ऊनी कपड़ा पहनना पड़ता है गर्मी के लिए, तो हमारी जरूरत पूरा कर रहा है। तो ये क्या हो गया? पशु क्या हो गया? संसाधन हो गया। अब दूसरा ले लो गाय। गाय क्या देती है? दूध देती है। गाय दूध देती है, जिससे हम लोग मिठाई, दही, हर चीज बनाते हैं। हमारे खाने में क्या होता है? सहयोग होते हैं। ये हमारे लिए साधन हो गया, और इसमें विटामिन पाया जाता है। ये क्या हो गया? साधन हो गया। गाय के गोबर से क्या होता है? जलावन होता है। ये क्या हो गया? साधन हो गया। तो जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवों से होती है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में वनस्पति और पशु दे दिए। काफी हो गया, समझ में आया होगा। आगे है अजैव संसाधन। बिल्कुल समझना, अजैव संसाधन वे संसाधन
जो निर्जीव वस्तुओं से बनी हो। भैया निर्जीव वस्तु जिसमें जान ना हो, जो चलता फिरता ना हो, उसे निर्जीव कहते हैं। निर्जीव वस्तु से बनी हो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। मेरे भाई क्या है लिखे, सोना। और ये क्या है, सोना का टुकड़ा। इतना सोना का टुकड़ा मिल जाता तो शायद मैं भी अमीर बन जाता। चलिए कोई नहीं। अब ये जो है इसे गर्म किया जाता कोयले पे या तापमान चीजों पे, गर्म करके इसको लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता। पहले सोने के ये जो ढेला है इसे लिक्विड फॉर्म में बना के नाक वाला, कान वाला, गला वाला, कहाँ कहाँ जो ज्वेलरी होता है सारा चीज बनता है। ठीक समझ में आया। ये जो है लोहा है, देखे थे ऐसा लोहा, क्योंकि लोहा कहाँ से मिलता है, चट्टान से मिलता है, चट्टान से आता है। तो ये जो है ये टुकड़ा पहले लोहा होता है। ये पूर्णतः लोहा नहीं है लेकिन ये उसी टाइप से है। ठीक है। अब देखिए इसे क्या करते हैं, पिघला के अलग अलग आकृति में इसे जमा देते हैं और उसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। जैव अजैव आप लोग समझ गए। आइए आगे आप लोग को समझाते हैं। आगे है समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर जो है संसाधन कौन कौन से है। आइए, पहला हो गया आपका नवीकरणीय संसाधन, दूसरा हो गया अनवीकरणीय संसाधन। और भैया ये वाला तो VVI है, क्योंकि आपको या तो नवीकरणीय संसाधन दे देगा या अनवीकरणीय संसाधन देगा। याद अभी होगा, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया या यंत्रों द्वारा बनाया जा सकता है। भैया सोलर प्लेट बनाए, ठीक है, भौतिक विधि से, और ये क्या किया, हम लगा दिया और सौर ऊर्जा का मजा ले रहे हैं। दिक्कत नहीं। ये जब तक ये दोनों ऐसी ऊर्जा है, जब तक धरती रहेगा तब तक ये दोनों ऊर्जा रहेगा। ठीक है। ये पवन ऊर्जा ये फैन लगा दिए और ये व्हील घूमती रहती है और यहाँ पे मोटर लगा होता है जिससे बिजली उत्पन्न होती है, और यहाँ पे भी देख रहे बिजली उत्पन्न होती है। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा हमें क्या किस में आ जाता है, नवीकरणीय में, क्योंकि ये वो संसाधन है जिसे भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया या अंतरों द्वारा हम दोबारा बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अनवीकरणीय क्या होता है सर, तो अनवीकरणीय संसाधन जो है ये संसाधन बनने में बहुत, यहाँ बहुत लिखा है, ठीक है, बहुत लंबा समय लग जाता है। खनिज और जीवाश्म क्यों, इसके उदाहरण है, लाखों वर्ष लग जाएगा भैया। तो संसाधन कैसी संसाधन जिसका हम उपयोग लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष बाद करेंगे तो क्या फायदा है, नहीं है। तो और जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये संसाधन एक बार में ही खत्म हो जाता है। मतलब जैसे हम कोयला का यूज कर लिए, कोयला जला दिए, ये कोयला मान लो यहाँ पे भंडार है, यहाँ पे पेट्रोल का भंडार है, इतना ही भंडार है, सीमित भंडार है मान लो। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग काट के निकाल रहे, इतना लिए, फिर इतना लिए, फिर इतना लिए, फिर इतना लिए, फिर इतना लिए, कोयला खत्म हो गया। हाँ, कोयला खत्म हो गया, काहे कि ये प्राकृतिक का दिया हुआ है। ये कोयला कैसे उत्पन्न होता है, देखो कोयला जो है बहुत पहले जो है धस गया था जमीन में, पेड़ पौधे हर चीज जो है धसा हुआ था, जिससे हमें धरती की भूमि खोदने से क्या मिला, कोयला मिला। उसी प्रकार से पेट्रोल भी हम लोग को उपलब्ध होता है। ये दोनों चीज देखिए आज के डेट में कोयला जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें बिजली ज्यादातर जो है कोयले से उत्पन्न होता है। अब कोयले को जो है किस प्रकार से वहां पे उपयोग किया जाता है आगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो कोयला बहुत ही ज्यादा उपयोगी चीज है। साथ में रहा पेट्रोल, ये जो बिना काम के गाड़ी में डला के उड़ते हैं, ये गलत चीजें हैं। जब आपको जरूरत हो उतना ही पेट्रोल यूज करें, क्योंकि अभी देखा जाए तो पेट्रोल की कीमत बहुत ही ज्यादा महंगा हो चुका है। ठीक है, इसलिए पेट्रोल ज्यादा यूज नहीं करना है। तो ये वे संसाधन है, एक बार खत्म हो जाता है तो फिर दोबारा नहीं उसे यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन समझ में आ गया होगा। आइए आगे आप लोग समझ लीजिए स्वामित्व के आधार पर। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बच्चे की तरह आप लोग को समझा रहे हैं। ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दे यार, आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया जाता है। तो मेहनत का फल क्या देते हैं आप लोग, पैसे तो मांग नहीं रहे। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, बस ये काम कर देना है ताकि उन्हें भी पता चले कि भैया 10th और का जो SST वगैरह है, SST में जितने भी सब्जेक्ट है बोर्डिंग नहीं है, उसे मजे के साथ हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। व्यक्तिगत संसाधन, मेरे भाई यहाँ पे व्यक्तिगत का मतलब क्या हो गया, निजी, एक प्रकार से मतलब खुद का। ठीक है। ये निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है। ठीक है, क्लियर। बहुत से किसान के पास, यहाँ पे सरकार लिखा हुआ, सरकार का लिखना है। ठीक है, सरकार द्वारा दी गई भूमि होता है,
जिसके बदले में वो लोग लगान देते हैं। ठीक है, तो शहरों में लोग भूमि, घर एवं अन्य जायदाद के मालिक होते हैं, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। आपके पास क्या है, पेन है, कॉपी है, ठीक है, ये किनका है, ये आपका है, ये क्या हो गया, आपका व्यक्तिगत ना हो गया। तो उसी प्रकार से वैसा संसाधन जो व्यक्तिगत हो, मतलब निजी उसी व्यक्ति का हो, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। और सरकार का अगर दिया हुआ जमीन हो तो भी व्यक्तिगत संसाधन है, क्योंकि उनके बदले में हम लोग क्या देते हैं, लगान चुका रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन। क्लियर हो गया, अच्छी तरह से समझ में आ रही है। ठीक है, आइए कमेंट जरूर करना कैसा लगा। ठीक है, अब दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व। स्वामित्व यहाँ पे नहीं लिखना था, क्या लिखना था, संसाधन। ठीक है, टाइपिंग करने में हो गया मिस। तो चलिए, सामुदायिक संसाधन, ये संसाधनों पर समुदाय के सभी लोगों के लिए उपलब्ध होता है। ये जो संसाधन होते हैं सभी समुदाय, गांव, शहर, जो भी है, कस्बा, हर जगह के लोगों का उस पे अधिकार हो, उसके लिए उपलब्ध हो। मैंने एक अच्छा उदाहरण दिया, शमशान की भूमि। ठीक है, शमशान की भूमि, ऐसा नहीं कि उस जिसका शमशान है उसके परिवार से अगर कोई लोग की मृत्यु होती है तो वही जलाएं, लेकिन नहीं, जिसका मन हो वहां पे जाके जला सकते हैं, सभी के लिए उपलब्ध होते हैं शमशान घाट। तो इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं था आप लोग को समझाने के लिए। तालाब दूसरा ले लिया, तालाब सभी जाके मजे लेते हैं, नहाते हैं, मछली खाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो समझ में आ गया, समुदाय संबंध जिसपे सभी व्यक्ति का अधिकार हो। चलिए आगे आते हैं हम लोग, आगे आपको समझाते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसको कहेंगे, ऐसे संसाधन जिस पर देश की सरकार का स्वामित्व होता है, राष्ट्रीय संसाधन हो गया। अब देखिए, देश की सरकार का अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों पर अधिग्रहण कर सकता है। मैंने बोला ये जमीन मेरा है, ये जमीन मेरा, मैंने इस पे घर बनाया, ये मेरा क्या हो गया, व्यक्तिगत हो गया। कहेंगे सर हाँ ये तो व्यक्तिगत हो गया, अब इस पे सरकार का अधिकार कैसे होगा। मान लिया इस जमीन को हम खोद रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, तो इसमें से निकल गया कोयला या किसी अन्य धातु निकल गया। जैसे सरकार को पता चला भैया ये आर्यन शर्मा के घर के खेत में जो है कोयला निकला है, तो सरकार वहां से दौड़ा आएगा, बोलेगा भैया यहाँ पे हमारा ये क्षेत्र है, यहाँ से तुम निकल जाओ। ऐसा नहीं कि हमको पैसा देगा कि यार जमीन दे दो यार हम इसका करेंगे, नहीं, डायरेक्ट निकाल देगा, क्योंकि उस पे किसका अधिकार होगा, राष्ट्रीय संसाधन का अधिकार होगा। तो सरे लिखा है, सारे खनिज पे किसका अधिकार होता है, राष्ट्रीय संसाधन का। जल संसाधन हो गया, इसी में रेल हो गया, ये सारे क्या होंगे, राष्ट्रीय संसाधन। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, देखिए अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होगा, कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इनका नियंत्रण करता है। ठीक है, जैसे तट रेखा, जो पानी का ये मान लिया जैसे समुद्री रेखा है, तट रेखा से 200 मील दूरी से परे महासागर संसाधन पर किसी का अधिकार नहीं होता। मान लिया जी तट है, समुद्र का तट है, अब यहां से जो है 200 मील जो है दूर, अब यहाँ पे जो है किसी का अधिकार नहीं होता, यहाँ पे किसका होगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन होगा। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। चलिए अब आते हैं विकास के आधार पर या विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के बारे में समझें तो बिल्कुल बहुत सारे संसाधन आप लोग को समझाएंगे। संभावी संसाधन, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होती है पर इसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसे संसाधन को क्या कहेंगे, संभावी संसाधन। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में तो उपलब्ध है लेकिन भैया उसको उपयोग ही नहीं किया जाता, वैसे संसाधन को क्या कहें, संभव तो है वहां पे करना लेकिन कर नहीं रहे, तो संभावी संसाधन है। मतलब यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं बता दूं, भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का संसाधन की बहुत सी संभावना है। ठीक है, तो उनका उपयोग नहीं हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, संभावी संसाधन कहेंगे। दूसरा हो गया विकसित संसाधन, वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया तो जा चुका है पर उसका उपयोग की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है। चूंकि मतलब विकसित संसाधन, वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण खोज तो किया जा चुका है लेकिन उसका उपयोग की मात्रा निर्धारित नहीं किया जा रहा है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, विकसित संसाधन कहेंगे। समझ में आ रही है, आइए बिल्कुल
देखिए भंडार किसको कहेंगे, भंडार मतलब भंडार क्या होता है, भंडार में हम लोग बहुत सारी चीज रखते हैं, भंडार करके रखते हैं, एकत्रित करके रखते हैं। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में ये पहुंच से बाहर है। बात समझ में आ रहा है? पर्यावरण में उपलब्ध है वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता को जो है पूर्ति कर सकता है, लेकिन प्रौद्योगिकी अभाव से, मतलब हमारे जो टेक्नोलॉजी के अभाव से ये हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे, पहुंच से बाहर हो पा रहे हैं। देखिए उदाहरण के लिए समझ लीजिए, ये पर्यावरण से है, मतलब जल दो ज्वलनशील गैसों का यौगिक है। ठीक है, जो जल है हमारे पास, जल दो ज्वलनशील गैसों का यौगिक है, उसी से बना है, और यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, पर ऐसा करने के लिए हमारे पास तकनीकों का ज्ञान नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास इसको निकालने के लिए। अगर जल में दो यौगिक जो ज्वलनशील गैसों का यौगिक है, अगर उसे निकालते हैं जिससे हमें क्या होगा, ऊर्जा का स्रोत बन सकता है, लेकिन उसका ज्ञान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आगे हो सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब संचित कोष यह भंडार का ही हिस्सा है। अब बिल्कुल समझिएगा, यह भंडार का ही हिस्सा तकनीक द्वारा इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है। मतलब संचित कोष मतलब एक तरह से यह भंडार का हिस्सा है, भंडार कर लिया है, सारा चीज हो गया है, लेकिन अभी इसका शुरू नहीं किया जा रहा है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूरी करने के लिए हो सकता है, कोई जरूरत नहीं, तो उसे क्या कहेंगे, संचित कोष कहेंगे। ठीक है, चलिए ये चीजें समझ में आ रही है। आइए आगे आपको समझाते हैं। आगे है संसाधनों का विकास। तो मानव ने संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग किया, जिससे निम्नलिखित समस्या पैदा हो रहा। संसाधनों का हमें विकास करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो पीढ़ियां हैं, आगे जो बेटे पोते आएंगे, उनको ये सब चीज नहीं मिलेगा। पेट्रोल जो आप लोग उड़ा देते हैं फुर्र फुर्र करके, अगर अभी ज्यादा यूज करते हैं, पानी जो आप लोग निकाल रहे, पानी जो पहले 30 फीट 20 फीट पे निकल जाता था पाइप से, लेकिन अब जो है 80, कहीं कहीं 150, कहीं कहीं 200 फीट लगाना पड़ता है, तब जाके हमें पानी उपलब्ध होता है। काहे, पानी लगाते हैं, नहाना है 1 बाल्टी से, नहाते हैं 4 बाल्टी से। इसे क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया, जिससे निम्नलिखित समस्या पैदा हुआ। कुछ व्यक्तियों का लालच से संसाधनों का ह्रास हुआ। यहाँ पे लालच लिखा गया है, सॉरी, क्या होगा, लालच। ठीक है, कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आए और कुछ लोगों को नहीं मिले। इससे समाज में क्या हुआ, अमीरी और गरीबी में बंट गया। अब देखिए ये क्या हो गया, कुछ लोग को तो मिल रहा है, कुछ लोग को नहीं मिल रहा है संसाधन का उपयोग, तो ये क्या हो गया, अमीरी और गरीबी वाला आ गया यहाँ पे कहानी। अब देखिए संसाधनों के शोषण से ऊर्जा, देखिए संसाधनों के शोषण से आज जो है ओजोन परत में छेद हो चुका है और प्रदूषण हो रहा है। हमारे पर्यावरण इतने प्रदूषित हो चुके हैं, हर जगह कचरा, धुआं, फैक्ट्रियां बन रही है, केमिकल फैक्ट्रियां बन रही है, चिमनी भट्ठा, एक हमारे गांव में ना 10-12 को चिमनी क्या कहती है, भट्ठा है एक ही जगह, एक गांव में। अब सोच लीजिए एक गांव में 10-12 ये चिमनी वाला है, तो कितना प्रदूषित होगा। पटाखा उड़ा के प्रदूषित करते रहते हैं, पॉलीथीन वगैरह से प्रदूषित करते रहते हैं। तो ये क्या हो गया, हम अपने लिए जहर बो रहे हैं, हम अपने पीढ़ियों के लिए जहर बो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आप समझिए। अब आता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, ये विकास जो है, विकास किसके लिए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ियों को संसाधन मिल सके। सतत पोषणीय विकास के आधार पे रियो सम्मेलन हुआ था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। कब हुआ था, 1992 में ब्राजील में सतत पोषणीय विकास के बारे में बोला कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए करें और आने वाले पीढ़ियों
के लिए भी संसाधन मिल सके ऐसे उपयोग करना है। ये सम्मेलन हुआ था रियो सम्मेलन, मतलब पृथ्वी सम्मेलन 1992 इसमें ब्राजील में, और पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया गया था। जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जैसे मुद्दे पर बात किया गया था। ठीक है, वार्निंग ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है ये बात किया गया था, वार्मिंग। ठीक है, बात किया गया था किस प्रकार से बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हम संसाधन को संचित रख सके। ठीक है, सतत विकास और सतत पोषणीय विकास के आधार पे ये सम्मेलन हुआ था ब्राजील में। ठीक है, सभी देश को बुलाया गया था और यहाँ पे बातचीत किया गया था। अब आइए आपको समझाते हैं। एजेंडा 21 एक घोषणा था, यूएनओ के सम्मेलन में स्वीकार किया गया था और मुख्य उद्देश्य था क्या, सतत विकास। सतत विकास क्या था भाई, सतत विकास, सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो एजेंडा 21 एक घोषणा हुआ जिसमें यूएनओ के सम्मेलन में स्वीकार किया गया और इसका मुख्य था क्या, सतत विकास। विकास क्या था कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हमें संसाधन का उपयोग करना, और संसाधन का इस प्रकार उपयोग करना है ताकि हमारे पीढ़ी भी इसका अच्छी तरह से उपयोग कर ले, बिल्कुल नुकसान नहीं करना है। तो संसाधन नियोजन, उसके बाद देखिए संसाधन नियोजन के लिए एजेंडा 21 में क्या क्या बताया गया। संसाधनों की पहचान करनी होगी कि कौन कौन से हमारे लिए संसाधन है। ठीक है, मानचित्र मैप बनाना होगा, लिस्ट बनाना होगा, तभी हम संसाधन को बचा सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो संसाधन की पहचान करनी होगी और मानचित्र जो ग्लोब जो होता है, ठीक है, उस पे मानचित्र पे दिखाना होगा कि यहाँ से ये सारी चीजें मिल सकती है और उसका लिस्ट बनाया जाए कि एजेंडा 21 के तहत संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार करनी होगी, जिससे हम जो संसाधन है उसके विकास योजना लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास होना चाहिए, जिससे हम संसाधन का उपयोग अच्छी तरह से कर सके। तीसरा, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल होना चाहिए। एजेंडा 21 के तहत ये सारी चीजें बात हुई थी। ओके, आइए अब आपको समझाते हैं उपनिवेशिक इतिहास। जब हम लोग गुलाम थे, उपनिवेशिक का मतलब क्या हो गया, जब हम लोग गुलाम थे। भारत किसका गुलाम था, इंग्लैंड का, या ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, ब्रिटिश सरकार। हमें बताता है संसाधन पूरे देश विदेश आक्रामक आकर कर्मियों के लिए जो है ये मुख्य आकर्षण रहा है। ठीक है, बेहतर टेक्नोलॉजी के कारण उन्होंने संसाधन का शोषण किया था। आज से नहीं हो रहा है, ब्रिटिश सरकार से ही ये सारी चीजें हो रही है। और वो चीज जो हमारे इंडिया में आए थे वो एक आक्रामक कार्यों के मुख्य आकर्षण रहा है और बेहतर टेक्नोलॉजी उन्होंने संसाधन का शोषण किया था हमारे संसाधनों का। और संसाधन तभी किसी देश का विकास कर सकता है जब उस देश में टेक्नोलॉजी है। हमारे इंडिया में बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है, अभी तक बनी ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा भारत जो है कुछ पीछे हो जाता है। ठीक है, अब देखो भाई चाइना के पास सारा टेक्नोलॉजी है। ठीक है, वो उसके पास सारा टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारे पास तो अभी कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि भैया भारत जो है, भारत का वही 77 साल जो है अभी इसका क्या हुआ, आजाद होना हुआ। और अभी आप लोग देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है, कुर्सी पे बैठने के लिए सब जान दे रहे, कुर्सी पे बैठने के लिए सब जान दे रहे। 77 साल तो हुआ ही नहीं अब अपना लोग को आजादी हुआ। ठीक है, 77-78 साल चल रहा है, बाकी कुर्सी के लिए हो रहा है। 100,000 वर्ष जो था पहले ये किसका गुलाम था, दूसरे देश इस पे राज करता था। कुछ आगे दिन के फिर कोई ना इस पे अधिकार जमा ले। ठीक है, अब देखो चलो वो छोड़ो, इतिहास की बातें थे। संसाधनों को संरक्षण रखना है। संसाधनों को अंधाधुंध उपयोग से समस्या पैदा हो सकती है, जैसे पर्यावरण, आर्थिक समस्या, ये सारी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जो संसाधन है उसे हमें जितना जरूरत हो उतना ही यूज करना चाहिए। ठीक है, जैसे गाड़ी यूज कर रहे हैं, अब देखो पर्यावरण की बात आ गई तो मैं बताता हूँ। ठीक है, गाड़ी जो यूज कर रहे हैं जितना हो सके उतने नहीं चलाएंगे, धुआं कर देते हैं। क्या होगा, हमारा पर्यावरण जो है असुरक्षित होगा। क्या होगा, वहां पे धुआं बढ़ेगा, पर्यावरण प्रदूषित होते जाएगा, दिक्कतें हो जाएगी। चलिए समझ में आ रही है, आगे आइए। आगे आता है भू संसाधन। भू संसाधन, हम भूमि पर रहते हैं और आर्थिक रूप से इसका उपयोग करते हैं। भूमि का आर्थिक रूप से उपयोग करते हैं, इसलिए भूमि
एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि है तो पेड़ पौधे हैं, वन्य जीवन है, मानव जीवन है, परिवहन है, कृषि है। ये सारी चीजें, यह सब कहाँ होती हैं? भूमि पे होते हैं। पेड़ पौधा कहाँ होगा? भूमि पे। वन्य जीवन कहाँ है? भूमि पे। मानव जीवन कहाँ है? भूमि पे। परिवहन कहाँ है? भूमि पे। मतलब गाड़ी घोड़ा कहाँ चलेगा? भूमि पे। कृषि कहाँ होगा? खेती कहाँ होगा? खेती कहाँ होगा? भूमि पे। तो भूमि संसाधन जो है, भू संसाधन, हम भूमि पर रहते हैं और आर्थिक रूप से इसका उपयोग करते हैं, इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण और प्राकृतिक संसाधन है। क्लियर हो गया? आइए, भूमि का उपयोग, भू का उपयोग, तो वन, वन है, जंगली भूमि, ठीक है। बंजर भूमि किसको कहेंगे? जो किसी काम का नहीं होता है, सिर्फ उस पर रह सकते हैं, मकान बना सकते हैं, तो ये हो गया बंजर जमीन। जहां, और ये खेत खलिहान में अगर रहा ये भूमि, तो वहां पे कुछ नहीं होता है, कुछ उपजाऊ जमीन नहीं होता। गैर कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि जो होता है जहां पे खेती नहीं होती है, सॉरी, खेती नहीं होती है, तो खेती नहीं होगा तो क्या होगा? वहां पे सड़कें होगी, इमारतें होगी, घर बनाएंगे। अस्थाई चारगाह, अस्थाई चारगाह भूमि, ये क्या हो गया? जहां पशु को चराया जाता है, ऐसा भूमि। उपवन, पार्क या गार्डन को उपवन बोलते हैं, ऐसा भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि, जो 5 साल से खेती ना हो, वो क्या हो गया? बंजर भूमि कहलाता है। वर्तमान प्रति भूमि, 1 साल से खेती ना हो तो क्या हो गया? प्रति भूमि। पुरातन धरती, सॉरी, प्रति भूमि, 1 से 5 साल तक खेती ना होने पे पुरातन प्रति भूमि कहलाती है। और शुद्ध और निवल बोया क्षेत्र, 1 वर्ष में 1 से अधिक बार जिस पर खेती हो उसे क्या कहेंगे? शुद्ध निवल बोया क्षेत्र। ऐसे भूमि का उपयोग है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई है अच्छी तरह से। आइए आगे आपको लेके चलते हैं। भूमि निम्नीकरण, अब बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग टेंशन नहीं लेना, समझते चलना है, ठीक है। तो भूमि निम्नीकरण आप लोग समझिए। देखिए, भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां भी करेगी। भूमि नहीं रहेगा तो कहां पे जाएगा वो लोग? तो भू निम्नीकरण का अर्थ होता है भूमि के उपजाऊपन में कमी। कारण क्या है? वनों की कटाई। अगर वन का कटाई करते हैं तो जमीन की नमी मर जाती है, और जमीन की नमी मरेगा, क्या होगा? वो जमीन बंजर हो जाएगा। अति पशुचरण, मतलब बहुत ज्यादा पशु चराते हैं। खनन मतलब क्या हो गया? ये खनन जो है जिस पे हम लोग सिंचाई वगैरह नहीं कर पाते हैं, बाकी चीजें, वहां पे उपजाऊ लायक मशीन जो है जमीन नहीं रह पाते, प्रदूषित हो जाते हैं, ठीक है। अति सिंचाई मतलब ऐसे जमीन होते हैं जहां पे जो है अधिक सिंचाई करना पड़ता है। औद्योगिक धूल वायुकण, जो औद्योगिक है वहां से क्या आता है? धुआं आता है। धुआं आता है जो हमारे जमीन को क्या कर देते हैं? बंजर कर देते हैं। अब उपाय क्या है? पेड़ लगाना है, अति सिंचाई ना करना है। अगर अति सिंचाई करते हैं तो फिर भी जमीन का नमी जो है और उसके बाद जमीन खराब हो जाती है, तो इसलिए अति सिंचाई नहीं करना, जितना जरूरत हो। अति पशुचारण नहीं करना है, सभी जाके खेत खलिहान में पशु को जो है खेत में नहीं चराना है, ठीक है। बाहर जहां है वहां चरा सकते हैं। अगर पशुचारण होता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। प्रदूषित जल ना करें, जो अभी जो है ये फैक्ट्रियां वगैरह अधिकतर क्या होता है? गंगा जी से जोड़ दिया जाता है, और गंगा जी को हम लोग शुद्ध मानते हैं, लेकिन अशुद्ध करते जा रहा है ये फैक्ट्रियां। नाला, कूड़ा, कचरा, हर चीज कहाँ जा रहा है? गंगा जी से जुड़ा हुआ है, पानी से जुड़ा हुआ, जो प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई आप लोग को? आइए आगे समझिए। अब आता है मृदा संसाधन, मिट्टी संसाधन। एक महत्वपूर्ण संसाधन है, निर्माण में लाखों वर्ष लग गया था। प्रमुख कारक क्या है? भू आकृति, जलवायु, शैल, तापमान और पवन, ठीक है, प्रमुख कारक है इनका। अब देखिए, मिट्टी के प्रकार को आप लोग को मैं बताता हूं। मिट्टी का प्रकार जो है, पहला हो गया जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थल मृदा। बिल्कुल इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए जलोढ़ मृदा। उत्तर भारत का विशाल मैदान पूर्णतः जलोढ़ मृदा से निर्मित है, जो सभी मृदा की तुलना में सबसे अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा की आयु के आधार पर बागर मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बागर मृदा, मृदा, ठीक है। और खादर मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा में बांटा गया। यह मृदा भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है, और इस मृदा में, इस मिट्टी में फास्फोरस, पोटास एवं चूना जैसी तत्व प्रधान होती है, जबकि इसे नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी होती है इसमें। और यह मृदा गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन
जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। कौन सा? जलोढ़ मृदा। एक एक चीज समझिए, उत्तरी भारत में ये कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है उत्तरी भारत में जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। वह 3 मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। 3 नदियों से जो है ये नदियां चलती, इसी से वो मिट्टी धूल का जो है बह के आती है। ठीक है, और यह मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग में भी है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के आधे भाग में पाई जाती है। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मृदा कह सकते हैं। आइए आप लोग को दूसरा समझ आते हैं, काली मिट्टी। भैया देखने से कितना काला लग रहा है, अब समझ लीजिए काली मिट्टी। ठीक है, देखिए काली मिट्टी जो है ये रंग में काला होता है, इन्हें रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे काली मिट्टी कैसी होती है, और इसमें क्या होता है? कपास की खेती होती है। किसी की? कपास की। ये बाबा जो है कपास की खेती कर रहे हैं और ये पिक्चर में दिखा रहे हैं। कपास कैसा होता है? व्हाइट व्हाइट टाइप का होता है, जिससे क्या होता है? सूती वगैरह कपड़ा का निर्माण होता है। यह मिट्टी कपास के लिए बहुत अच्छा होती है और दक्कन के पठार में ये पाए जाते हैं, और ये जो है लावा से बनती है। लावा से बनती है, इसके लिए इसका रंग जो है काला होता है। आगे हम आपको दिखाएंगे लावा का पिक्चर। फास्फोरस की मात्रा कम होती है इसमें और गीला करने पे चिपकता है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी समझ में आ गई। आइए आगे आपको समझाते हैं लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्र में, देखिए ये लावा का पिक्चर है, लावा का पिक्चर है, और इससे ही ये मिट्टी होती है लाल और पीली मिट्टी। ये देखिए लाल और इसे ही पीली मिट्टी बोला जाता है। देखिए देखने में आप लोग को इस प्रकार की दिखाई पड़ रही होगी ताकि आप लोग समझ सकते हैं। इसका लाल रंग अग्नेय चट्टानों में लौह धातु के प्रसार से होती है, और यह इसमें पानी मिलाने से पीला हो जाता है। ठीक है, और यह जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ये मिट्टी मिलती है, लाल और पीली मिट्टी। समझ में आ रही बातें? आइए चलिए लेटराइट मिट्टी समझ लीजिए। लेटराइट मिट्टी जो है, लेटराइट शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, और ग्रीक शब्द से लिया गया। शब्द कौन सा है? लेटर। देखिए लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है ईटा। क्या अर्थ होता है? ईटा। देखिए ये बाबा जो है मिट्टी काट रहे हैं। ठीक है, उच्च तापमान और अधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जहां की तापमान जो है बहुत ही ज्यादा होती है। अब यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, मतलब जो इसमें जो है कीड़े मकोड़े जो है बहुत ही कम रहते हैं, जीवाणु जो है बहुत ही कम रहते हैं। भैया क्यों कम रहते हैं? क्योंकि ये जो है इतनी गर्म रहती है, इसमें जीवाणु वगैरह जो है, कीड़े ककूड़े जो है वो मर जाती है भाई, इसलिए इसमें कम पाई जाती है तापमान की वजह से। अब देखो भाई यहाँ पे है, इसमें खाद उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। यहाँ बाबा देख रहे हैं तोड़ रहे हैं, कितना मेहनती से काम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है भारत में लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचली क्षेत्रों, कर्नाटक के कुर्ग जिले में, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में, और पश्चिम बंगाल के वेसाइट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच तथा उड़ीसा के पठार के ऊपरी भाग पर मिलती है। क्लियर हो गया? समझ गए? आइए अगला है मरुस्थल। मरुस्थल में देखिए क्या चल रहा है? ऊंट चल रहा है ना। अब भैया ये मिट्टी का जो रंग होता है लाल होता है, देखने में तो हालांकि आपको लग रहा है पीला लग रहा है ना, हाँ पीला लग रहा है, भूरा टाइप का लगेगा। ठीक है, ये लाल रंग या भूरा रंग का होता है। ठीक है, और ये जो होती है रेतीली होती है, एकदम हाथ घसते तो हाथ छिला जाए। तो एवं उच्च तापमान के कारण ह्यूमस की मात्रा कम होती है, इसमें जो है जीवाणु की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होती है, कीड़े मकोड़े बहुत कम रहते हैं। ठीक है इसमें, और नमी कम होती है इसमें, और इस मृदा की सिंचाई द्वारा खेती योग्य बनाया जा सकता है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या लगा भैया? पाइप लगा हुआ है। यहाँ आप देखिए हर जगह क्या लगा हुआ है? पाइप लगा हुआ है। पाइप लगा के खेती होती है, मतलब ज्यादा ही अत्यधिक वहां पे सिंचाई पानी डालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बार बार वहां पे सूख जाती है। आइए ये सारा चीज समझ गया। आइए आपको समझाते हैं वन मृदा। पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है वन मृदा। देखिए पहाड़ी क्षेत्र में जो पाई जाती है वन मृदा, और यहाँ पे ज्यादातर वृक्ष रहते हैं। ह्यूमस नहीं पाया जाता है। नदी घाटियां में सिलदार होती है पर ढालों पर मोटे कण होते हैं। ठीक है,
देखिए नदी घाटियां में ये सिलदार होती है पर ढालों पर मोटे कण में होते हैं। नदी घाटियां के निचले क्षेत्रों में ये उपजाऊ होती है, वर्षा वनों में पाई जाती है, जहां पे वर्षा अधिक होती है वहीं पे ये मिट्टी पाई जाती है। ये चीजें समझ में आ गई। आइए आप लोग को ये चीजें समझाते हैं आप यहाँ पे। और चलिए यहाँ आप समझिए, यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, पर्वत और वन। ये पिक्चर में समझिए, पर्वत और वन ये क्षेत्र जो है ऊपरी भारत का उत्तरी हिस्सा है, उधर क्या पाया जाता है, पर्वत और वन। इधर ये वाला साइड में यहाँ पे देखिए जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी ये वाले साइड में, ये क्या है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक एक चीज समझ सकते हैं। यहाँ पे जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ये वाले क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में। ठीक है, समझते चलिएगा। लाल और पीली मिट्टी, देखिए यहाँ वाले क्षेत्र में लाल मिट्टी, यहाँ पे लाल मिट्टी इस पिक्चर के अनुसार, और यहाँ पे कंपेयर आप लोग कर सकते हैं कैसे कैसे क्या क्या नाम है। तो दोनों ही पिक्चर इसलिए मैंने आप लोग को दे दिया है। ठीक है, दो पिक्चर मैंने यहाँ पे शेयर किया आप लोग के साथ, ताकि आप लोग को पूर्णतः समझ में आ जाएगा कौन से भाग में क्या पाए जाते हैं। इस पिक्चर में यहाँ पे देखिए इस तरह से ग्रीन वाला है जो पर्वत और वन है, जलोढ़ मिट्टी ऐसा है, लाल और पीली मिट्टी इस तरह दर्शाया गया, और इधर इसका नाम भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। महाराष्ट्र में क्या पाया जाता है, नेपाल में कौन सा पाया जाता नहीं पाया जाता, पाकिस्तान इधर हो गया। तो सारी चीजें आप लोग को समझ में आ जाएगी, इसलिए मैंने इस पिक्चर को शेयर किया। और आते हैं अब पीडीएफ की बात करते हैं, कैसे आप लोग को पीडीएफ मिलेगा। सबसे पहले आप लोग को इंस्टाग्राम आईडी है मेरा आर्यन ऑनलाइन क्लासेस, जिस पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ में वहां पे मैं बहुत सारा शॉर्ट वीडियो बनाते रहता हूँ, देख सकते हैं, और वहां पे जानकारी देते रहता हूँ। दूसरी बात, अगर इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आर्यन ऑनलाइन क्लासेस आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, वहां पे भी आप लोग को मिल सकता है पीडीएफ। दूसरी बात, आप लोग को ये चीजें करना जरूरी है। क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना। और हाँ, इस वीडियो में अगर आप लोग को थोड़ा सा भी कहीं कोई दिक्कत हुई होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हुई है, मैं उस पर निर्णय लूंगा आगे के दिन। ठीक है, टारगेट जो है मेरा है 95% आप लोग को मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में दिलाने की, और 100% गारंटी के साथ दिलाऊंगा। लेकिन मेरे साथ आप लोग को बने रहना होगा। ठीक है, जो भी दिक्कत हो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट कर लेंगे। और हाँ, जिस बच्चे के पास भैया इंस्टा नहीं हो, टेलीग्राम नहीं हो, तो क्या करेंगे, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर है 8877639383। और बिल्कुल आप लोग को इस पे कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना हर हाल में। सिर्फ मैसेज रिसीव कर सकते हैं, कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे। ओके, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।